पीछे चलता हूं कि हम लोगों ने अपनी जो लाइव क्लासेस अभी तक ली, उस पर हम लोगों ने क्या क्या बात की। हमने सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर बात की। फिर हमने बात की कि जर्नल कैसे प्रिपेयर होता है। ओके। फिर हम लोगों ने बात की कि जर्नल के बाद हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। फिर लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोगों ने बात की ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने दोनों ही मेथड, एक लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाना और एक डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। अब आज हम लोग इस लाइव क्लास में पढ़ेंगे कि कैश बुक कैसे बनती है। तो देखिए, कैश बुक को प्रिपेयर करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कैश बुक होती क्या है, और यहाँ पर हम कितने तरीके की कैश बुक सीखेंगे। ओके। तो कैश बुक क्या होती है, या हम कैश बुक होती क्या है और हमको क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए, या बिजनेस के लिए इसको प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, आपसे मेरा एक सवाल है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको पता ही ना हो, मेरा आपसे सवाल कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको ही पता ही ना हो कि कितना कैश आपके बिजनेस में आ रहा है और कितना कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो क्या आप सही से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर पाएंगे? जल्दी से रिप्लाई दीजिए, है ना। आपका बिजनेस हो और आपको पता ही ना हो कि आपके बिजनेस में कितना कैश आपके पास आ रहा है और कितना कैश आपके पास से जा रहा है, आपको पता ही ना हो, तो क्या होगा? आप अपने बिजनेस पर कंट्रोल कर पाएंगे? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से हर बिजनेसमैन ये पता लगाना चाहता है कि पूरे दिन भर में उसके पास बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना गया, पूरे होल ऑफ द मंथ में कितना पैसा आया और कितना गया, पूरे होल ऑफ द ईयर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बुक मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश, दैट इज कॉल्ड कैश। तो यहां से, इस मीनिंग से हमको एक बात समझ आई, इस मीनिंग से जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिटेल किया, उसमें आपको एक बात समझ में आई होगी कि कैश बुक में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैश नेचर के होते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? मीनिंग क्या समझ आया? कैश बुक में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनसे या तो कैश हमारे पास आ रही हो या जिनसे कैश हमारे पास से जा रही हो। यानी ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिनसे ना तो कैश हमारे पास आ रही हो और ना ही कैश हमारे पास से जा रही हो। समझ आ रही है आपको हमारी बात? यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए कैश ट्रांजैक्शंस क्विक। जल्दी से, आज बहुत आप लोगों को मजा आने वाला है और बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में हम आपको कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। ओके, क्विक हैशटैग लगा के लिखिए कैश ट्रांजैक्शंस, और फिर हैशटैग लगा के लिखिएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ओके, यस, ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई ट्रांजैक्शंस नॉन कैश है, आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी पहचान है। किसी ट्रांजैक्शन को पढ़िए और ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद ये देखिए कि क्या इससे कैश में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, या इम्पैक्ट का मतलब आ रही है या जा रही है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। अब डेप्रीशिएशन ऑन मशीन का मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीन का मतलब होता है कि हमने कभी भी मशीन परचेज की होगी, हमारे मशीन हमारे बिजनेस में लगी है,
हमने उसको यूज किया, यूज करने से जो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, जो यूज करने से उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने 10,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया आज से 3 महीने पहले, आज उसकी वैल्यू 9,000 रुपए है, तो जो 1,000 रुपए कम हुआ, 10,000 का खरीदा, आज 9,000 है, तो जो 1,000 कम हुआ, दैट इज द डिक्रीमेंट कॉल्ड डेप्रिशिएशन, है ना। वैसे तो इसको अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो कमी आई, जो वैल्यू में, जो एसेट को यूज करने से जो उसकी वैल्यू में कमी आई, उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन के लिए अलग से आपको पैसा नहीं देना पड़ा, तो डेप्रिशिएशन कैसा ट्रांजेक्शन हो गया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब आपके पास लिखा हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, तो देखिए यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कितना भी हो, आप कितनी भी कसम खा लें, कितना भी कुछ कर लें, आप या आप अपने आप से सोचें कि मैं तो कैश ही बेचूंगा, मैं किसी को क्रेडिट में नहीं दूंगा, है ना। आप खुद से कमिटमेंट कर लें, है ना। आप खुद से ही कहते रहे, जब मैं खुद से कमिटमेंट करता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं, है ना। आप किसी मूवी से इंस्पायर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद से भी कमिटमेंट कर ले कि मैं कैश ही बेचूंगा, चाहे कोई आ जाए मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा। लेकिन बिलीव मानिए, ये कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं कि आपको बिजनेस में अपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना पड़ जाता है, ठीक। और क्रेडिट यदि कर रहे हैं, बिजनेस में क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो मान के चलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कुछ ना कुछ पैसा बैड डेट्स ना हो। बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो कि आपने किसी को क्रेडिट सेल किया और उसने आपको आपका पैसा नहीं दिया, यानी वो पैसा जो आपका जो डेप्ट था वो बैड हो गया, यानी उससे आपको पैसा नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के आगे यदि प्रोविजन लगा हुआ है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपने पहले से ही, आपको लग रहा है कि आपका इतना पैसा डूब जाएगा, तो आपने पहले से ही उसका एक प्रोविजन बना लिया अपने पास, तो उससे ना तो पैसा गया ना पैसा। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ये भी नॉन कैश होता है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि राम से परचेज किया और उसको कितना पैसा दिया, कहीं नहीं लिखा है, तो ये क्रेडिट हो गया। गुड्स सोल्ड टू दिनेश, नहीं लिखा हुआ है कि दिनेश को सोल्ड किया, कैश में किया, तो जब तक कैश इंडिकेट नहीं होती तब तक वो ट्रांजेक्शन कैसा माना जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आई होगी कि कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का नॉन कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक। तो एक बात समझ आ गई कि कैश बुक हम क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हमको पता लगे कि हमारे बिजनेस में कितनी कैश आ रही है और कितनी कैश जा रही है। फिर नंबर 2 में पता लगा कि कैश ट्रांजेक्शन की कैश बुक में केवल हम कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब आगे हम बात करेंगे कि कैश बुक होती कितने तरीके की है, ठीक। तो देखिए कैश बुक में एक हम बनाते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या होता है, कितना पैसा आया वो लिखेंगे, कितना पैसा गया वो लिखेंगे, यानी कितनी कैश की इनकमिंग हुई वो लिखेंगे और कितना कैश की आउटगोइंग यानी पेमेंट हुआ वो लिखेंगे। तो ये तो होती है सिंपल कैश। फिर आती है डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन, यानी कैश बुक में हम कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और डिस्काउंट के भी कॉलम को रिकॉर्ड करते हैं। कैश डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए डबल कॉलम कैश, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे मेथड में हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम होगा, उसमें उसमें कैश भी होगा कॉलम, बैंक का भी कॉलम होगा और साथ ही साथ एक डिस्काउंट का भी कॉलम, ठीक। फिर उसके बाद हम एक कैश बुक पढ़ेंगे जिसमें होगी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक यानी कॉलमनार कैश बुक, है ना।
सिंपल और कॉलमनार। तो ये पेटी कैश बुक भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपसे सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक। तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लगेगा और कैसे किया जाएगा। यस, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपको शो हो रहा होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक। तो देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और इनको सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, आगे की बात मैं स्टार्ट करने से पहले बार बार आप लोगों से एक ही बात को रिपीट करता हूं और एक ही बात बार बार रिपीट करता हूं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करिए। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड 11th, अभी आप आगे जाएंगे 12th, फिर और आगे जाएंगे, हो सकता है बीकॉम में जाए और आगे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस जितनी मेरे से संभव होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो इस चैनल को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो नई नई नोटिफिकेशंस आएंगी, नए नई जो वीडियोस हम लोग अभी डालेंगे आप लोगों के लिए, है ना। अभी आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए नई नई लाने वाले हैं। पेपर की कुछ थीम्स लाने वाले हैं, पेपर को कैसे सॉल्व करते वो तरीके लाने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। जैसे आप लोगों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैं अपने पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस बताऊं, स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो लर्न करते और भूल जाते हैं, लर्न करते भूल जाते हैं, आगे आगे का लर्न करते जाते, पीछे पीछे का भूलते जाते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करें, तो इस पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स लेकर आऊंगा। तो आप लोगों को बस ये करना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मेरे लिए पॉसिबल ये नहीं है कि पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर आपको दे दूं, ये आप भी समझ सकते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस, हमारी एक वेबसाइट है isc.online, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर संजय रस्तोगी अकाउंटेंसी डालेंगे और 11th क्लास, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर 2, उस सिलेबस में क्या होगा, उस सिलेबस में पूरा आपका 11th का पूरा सिलेबस है। वो सिलेबस आप चाहे यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, इवन आप आईएससी बोर्ड से हो, इवन आप अकाउंट्स की बेसिक जानकारी करना चाहते हो, बेसिक अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, या आप टैली कहीं से सीख रहे हो और टैली के लिए आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, तो इस सिलेबस को यदि आप परचेज कर लेते हैं, जो कि बहुत लीस्ट प्राइस में, नियर अबाउट 500 में है ना, पूरा सिलेबस, और लाइफ टाइम एक्सेस है आपके मोबाइल में, आप इसको परचेज कर लेते हैं, तो घर बैठे आप कभी भी इस सिलेबस को से कहीं पर भी कोई भी चैप्टर बहुत इजीली सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, है ना। और मजे की बात क्या है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी हो, कुछ चीज आपकी छूट जाती है, कभी समझ नहीं आती है, कभी कुछ हो जाता है, तो यदि आपके पास ये बैकअप के रूप में है, तो आप इजीली अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी का इसमें जो हमारा कोर्स है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, उसके लिंक, ये अभी सारा रिकॉर्डेड चल रहा है और ये रिकॉर्डेड आपकी यूट्यूब में रिकॉर्ड हो जाएगा। वहां पर हमारे कोर्स के लिंक दिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, उस लिंक को आप टच करके आप सीधे प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, या सीधे आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, बाकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर अभी लिख दे रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग।
मुझसे आप लोग पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि कोर्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैंने अभी चैट बॉक्स में लिख के भेजा है आपको, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ से भी मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं, मेरे से जानकारी कर सकते हैं कि कोर्स को कैसे परचेज करें। और कुछ आपको कोर्स यदि आपने परचेज कर लिया हो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फील फ्री होकर आप मुझसे बात करिए। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमको ये सारे ट्रांजेक्शंस पोस्ट करने हैं। ओके, तो जैसा कि सबसे पहला मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं, यस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कैश इन हैंड 24,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू 8,000, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 500 और रेंट पेड 1,000। तो देखिए कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहला हमको काम क्या करना होता है। सबसे पहला हमारा काम है कि हमने कैश बुक की कॉलम खींच ली, ठीक है। तो कैश बुक के हमने कॉलम खींच लिया, ये कैश बुक बनाई। एक कॉलम यहाँ डेट का, एक पार्टिकुलर, एक लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, ठीक। ये 4 कॉलम इधर और 4 कॉलम इधर, ठीक। 4 कॉलम इधर और 4 कॉलम इधर, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन उठाएंगे और उस ट्रांजेक्शन में ये देखेंगे कि किन से पैसा हमारे पास आ रहा है और किन से पैसा हमारे पास से जा रहा है। फिर ध्यान दीजिए, कैश बुक बनाते समय हमें 2 ही चीजें याद रखनी है, किस ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है, किस ट्रांजेक्शन से पैसा जा रहा है, वही रिकॉर्ड होगा। नंबर 2, कोई भी नॉन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं। पैसा आ रहा है, पैसा आए तो इधर और पैसा जाए तो इधर, यानी कैश आए रिसीव हो तो इधर और कैश जाए तो इधर। देखिए मैं लिख दूं, कैश यदि रिसीव हो तो इधर, ओके। और कैश को यदि पेड करेंगे, पेमेंट हो तो इधर, ओके। रिसीव हो तो इधर और पेमेंट हो तो इधर, ओके। बात समझ आ गया, पैसा आए तो इधर और पैसा जाए तो इधर, ठीक। अब एक एक तरफ चलते जा रहे हैं और देखते चलेंगे। सबसे पहले आया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, डेट में डेट डाल दी, टू बैलेंस बीडी और अमाउंट डाल दी 24,000, ओके। फिर लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू 8,000। बाबू से हमको कैश मिली है तो रुपया आया तो लिख दिया, डेट में डेट डाल दी और टू बाबू और 8,000, ओके। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अब भी मैंने बताया था, अब इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। अनिल से परचेज किया लेकिन उनको कितना पैसा दिया है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी आते नहीं है। अब ये ट्रांजेक्शन कब आ सकता था, जब यहाँ पे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, यदि कैश और लगा होता तो हम लिख देते बाई परचेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसकी कहीं भी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ओके। अब आगे आ जाते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल बेचा है, माल बेचेंगे रुपया आएगा तो डेट में डेट डाल दी और टू सेल्स लिख दिया और अमाउंट 20,000 आ गई, ओके। फिर लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो बाई, अब फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करेंगे तो रुपया जाएगा तो हमने बाई में डाल दिया, बाई फर्नीचर और अमाउंट डाल दी, ओके। उसके बाद रेंट पेड किया, रेंट पेड करेंगे तो भी रुपया जाएगा, डेट में डेट डाल दी, अमाउंट में अमाउंट डाल दी, ठीक। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा। फिर हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर लिया, 52,000 आया। जैसे लेजर पोस्टिंग में हम बैलेंस निकालते थे, ये 52,000 आया। 52,000 में से इन दोनों को टोटल करके माइनस कर दिया, इन दोनों का टोटल आया 1,500 इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया उसे महीने की लास्ट यानी मंथ की लास्ट डेट बाई बैलेंस शीट करके लिख दिया हमने, टोटल लगा दिया आपस में आमने सामने। फिर ये जो बैलेंस लिखा है ये, इसको अगले महीने की पहली तारीख
वही लेजर पोस्टिंग का रूल, अगले महीने की पहली तारीख में टू बैलेंस करके इसको नीचे ले आएंगे। तो समझने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या थी, सारे ट्रांजेक्शन एक तरफ से देखे हमने और ये देखा कि इनसे पैसा आ रहा है, जिनसे पैसा आ रहा है उन्हें तो इधर लिख दिया और जिनसे पैसा जा रहा है उन्हें इधर लिख दिया। फिर उसके बाद बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस के बाद टोटल लगा दिया, टोटल के बाद जो बैलेंस निकाला है उसको अगले महीने की पहली तारीख डाल के, अगले महीने की पहली तारीख डाल के नीचे टू बैलेंस पीडी यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स राइट आउट द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016। ठीक, अब ये ट्रांजेक्शन्स दे रखे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए एक चीज आप याद रखिए, मैंने पिछले 22-23 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है स्टूडेंट के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये मोरल प्रॉब्लम होती है। उन बच्चों को ये लगता है कि छोटा सवाल है तो सिंपल होगा, बड़ा सवाल होता है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो वो डर जाते हैं, ये तो बहुत लेंथी है। तो देखिए एक मैं टिप्स यहाँ पर आपको दे दूं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो सॉल्व हमेशा स्टेप बाय स्टेप होगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो सॉल्व हमेशा स्टेप बाय स्टेप होगा और स्टेप आपको तब आती होगी जब आपका फंडामेंटल मजबूत होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? स्टेप आपको तब आएगी जब आपका फंडामेंटल मजबूत होगा। तो हमको क्या करना है, हमको किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय हमको फंडामेंटली मजबूत होना है। तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए फंडामेंटल, जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए फंडामेंटल। यस, ओके। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। ठीक, अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स में हमको देखना है किन से पैसा आ रहा है और किन से पैसा जा रहा है। पैसा जिनसे आएगा रिसीव होगा, कैश रिसीव होगी वो तो टू साइड में आएगी, कैश का पेमेंट होगा वो सारा बाई साइड में आएगा। ओके, तो अब एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, लिख दिया हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से। फिर लिखा है रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से रिसीव हुआ है, रिसीव होगा तो टू में आ गया, टू कस्टमर्स, डेट में डेट डाल दी है ना, डेट में डेट डाल दी और लिख दिया टू कस्टमर और अमाउंट डाल दिया। ओके, फिर अगला आते हैं, फिर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज करेंगे कैश हमारे पास से जाएगी तो जाएगी तो हमने बाई में डाल दिया, बाई परचेज आ गया। ओके, एंड आगे चलते हैं रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, रिसीव किसी से भी रिसीव करें, ए से करें या बी से करें या जेड से करें, रुपया आया तो टू में आएगा, टू में स्टार ए आ गया और अमाउंट डाल दी। ओके, एंड नाउ वेजेस पेड, वेजेस को पे किया है तो वेजेस को पे किया है, वाई वेजेस आ गया और हमने वाई में डाल दिया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड करेंगे, माल बेचेंगे तो हमेशा पैसा हमारे पास आएगा, सेल करने से पैसा आता है, परचेज करने से पैसा जाता है। तो सेल किया है तो लिख दिया टू सेल्स और अमाउंट डाल दी। ओके, एंड नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया है हमने कैश में, कितना 440 रुपए का परचेज करेंगे, रुपया जाएगा तो बाई परचेज और अमाउंट 440, डेट में डेट डाल दी। हमेशा याद रखिए जो डेट हो वो डेट में डाल दीजिए, अमाउंट अमाउंट में डाल दीजिए। ओके, एंड नाउ रेंट पेड, रेंट पेड से भी रुपया जाएगा तो बाई रेंट आ गया, डाल दी हमने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को हमने सोल्ड किया है तो ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करें या न्यू न्यूज़पेपर सोल्ड करें, कुछ भी सोल्ड करें, सोल्ड करने से पैसा आएगा और आएगा तो टू में आएगा, टू सन्ड्री रिसिप्ट्स है ना, 15 रुपए। सन्ड्री रिसिप्ट्स इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये क्या है, ये कोई हमारे वैसे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जितना भी इस तरीके से आया सन्ड्री रिसिप्ट के नाम से लिख सकते हैं। आपको ना समझ में आए तो लिख सकते हैं यहाँ पर टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए हमने निकाला अपने खर्चे, यानी रुपया हमारे बिजनेस से गया तो बाई में आ जाएगा, पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं, लिया। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आया 1775। फिर यहां से लेके यहां तक का टोटल हमने कर लिया ये, और जो टोटल आया उसे हमने 1775 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको लास्ट डेट पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD 876। फिर टोटल लगा दिया हमने सामने एक जैसा। फिर मैंने अभी आपको बताया था जो ये बैलेंस आएगा उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट हुई April 1, टू बैलेंस BD के नाम से लिख देंगे। ओके, तो यहां पर आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की इस YouTube लाइव क्लास में, कैश बुक क्या होती है, कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, कैश बुक यदि हम नहीं बनाए तो हमको क्या नुकसान हो सकता है, उसके बाद कैश बुक हम बनाते कैसे हैं, और कैश बुक में कितने मेथड्स होते हैं। तो आज हमने आपको पढ़ाया कैश बुक का पहला मेथड, सिंगल कॉलम और सिंपल कैश। ठीक, एक बार फिर मैं समरी दे दूं। कैश बुक का रूल होता है हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। नंबर 2, कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। जितनी भी कैश आएगी वो टू में लिखी जाएगी, जितनी भी कैश जाएगी वो बाई में लिखी जाएगी। ओके, इसके बाद सिंगल कॉलम कैश बुक में और भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और भी इससे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर ये पूरा आपका सेशन चल रहा है, ये रिकॉर्डेड आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और पूरे ज्यादा डिटेल से जानकारी के लिए पूरा कोर्स है हमारा अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक को टच करके आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट यूट्यूब क्लास में मैं अब आपको पढ़ाऊंगा डबल कॉलम कैश, नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल कॉलम कैश बुक। ओके, और यहीं पर मैं ये शेयर ऑफ करता हूं, और एक बार मैं फिर आप लोगों से एक बार मैं फिर आप लोगों से लास्ट में कहूंगा, मेरा अपना मानना है जितने भी 11th के स्टूडेंट आपके टच में हो, जितने भी आपके टच में हो, इवन आप खुद हो, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट चीजों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। काम की चीजों पर जब पैसा खर्च करने की बात आती तो हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। आप अपने आप को अभी यहाँ से YouTube लाइव क्लास के बाद घर पे जाइएगा और ये देखिएगा कि कौन सी बहुत सारी चीजें आपने जो परचेज की होंगी उसमें मोर देन 50% ऐसी चीजें होंगी जो आज की डेट में आपके काम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमने परचेज कर। सेम एज हम जब काम की चीज होती है तो उसमें ये सोचते हमारी ये काम आएगी या नहीं है। तो मैं आपको अपने पिछले 22-23 सालों के अनुभव से बता दूं, यदि आप लोग ये कोर्स परचेज करते हैं और ईमानदारी से अपने पास इससे पढ़ाई करते हैं, या जिस स्टूडेंट को भेजते हैं उसको परचेज करवाते हैं, बिलीव मानिए आपको इससे इतना बेनिफिट होने वाला है, इतना बेनिफिट होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बुक को जब आप परचेज करते हैं तो आप बुक हर जगह लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जब इस कोर्स को आप परचेज करते हैं तो कोर्स आपका किस में होता है, मोबाइल में। मोबाइल को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मजे की बात मैं आपको बता दूं, आप सीए की फाउंडेशन क्लास लेने, यदि यहाँ से 11th के बाद आगे यदि सीए करेंगे तो सीए फाउंडेशन क्लास में भी आपका ये कोर्स काम आने। आप बीबीए करने जाएंगे तो बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये कोर्स आपका काम आएगा।
आप एमबीए करने जाएंगे, एमबीए के भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, वहां पर भी इसका काफी सारा कोर्स आपके काम आने वाला है। अब आप सोच के देखिए, आपने लगभग नियर अबाउट 500 रुपये खर्च किया और आपने इस कोर्स को परचेज कर लिया, कुछ अपने फ्रेंड्स को भी परचेज करवा दिया। अब सोचिए 11th में तो पूरा पूरा आपने काम लिया ही लिया इस कोर्स से, साथ ही साथ जहां जहां जब जब आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत हुई, क्योंकि ये कोर्स मैंने जो बनाया है ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया, यही कारण है कि आपके पूरे 11th के कोर्स को ये बहुत इजीली कवर कर लेता है। तो सोचिए आपने 11th में भी यूज किया, 12th में जरूरत पड़ गई वहां पर भी यूज किया कुछ सीखने के लिए, टैली करने गए वहां पर भी आपने इसको यूज कर लिया, आप क्या नाम जो है सीए करने गए वहां पर भी यूज कर लिया, बीबीए में पहुंचे वहां पर भी यूज कर लिया, एमबीए में यदि कोर्स की वहां जरूरत पड़ी वहां पर भी यूज कर लिया। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाइए, कोर्स नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए और उसको अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपके मोबाइल पर आ गया, आपने ईयरफोन लगाया और ईयरफोन अपना लगा के कॉपी पेन रख लिया और सामने, जैसे आपने देखा होगा मैं इस तरीके से, ऐसे ही आप लोगों ने क्या रख लिया है ना। ये मैं इसलिए रखता हूं जिससे कि आप लोगों को ये पता लगे कि आप लोगों तक सही लाइव पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कॉपी रख ली, एक कॉपी इस तरीके से कॉपी पेन रख लिया है ना, और उसको देखते जा रहे हैं और कोई मेन मेन चीज आप उसमें नोट करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको सामने आ गया, उसका सोल्यूशन मैं समझा रहा हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो आपने क्या किया, उसको पॉज कर दिया और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने लगे। अब जहां पर आप अटक गए, आपको नहीं समझ में आया, तो आपने वहीं से वीडियो ऑन कर लिया और वहां पर समझ लिया, वहां पर आपने समझ लिया। यही इस कोर्स की सबसे ज्यादा फायदेमंद बात है। एक बार नहीं 10-10 बार संजय रस्तोगी को आप आगे पीछे जितनी बार कहोगे उतनी बार वो बोलेंगे, क्योंकि वो आपके पास रिकॉर्ड है ना। तो ये बुक कैसी है, ये बोलती हुई किताब है ना। जो किताब आपके पास है वो बोलती नहीं है, यदि वो बोलती हुई हो तो सोचो हमको और कितना अच्छे से समझ में है। ये बोलती हुई किताब है ना। तो यदि कोर्स नहीं लिया हो तो जरूर परचेज करिए। इस कोर्स को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम लोग अब नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं अगले मंडे को। उसमें हम लोग बात करेंगे कैश बुक का सेकंड मेथड यानी डबल कॉलम कैश बुक के बारे में।